फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले कैश फ्लो स्टेटमेंट की थर्ड क्लास। इससे पहले की जो दो क्लासेस थी, कैश फ्लो स्टेटमेंट की पहली और कैश फ्लो स्टेटमेंट की दूसरी क्लास, होप वो आपको भाई अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो दूसरी क्लास थी, जो मतलब हमारी लास्ट क्लास थी, उसमें भाई मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट स्ट्रक्चर बताया था और मैंने इसका सीक्वेंस बताया था। क्या बताया था? सीक्वेंस, कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बनाना है वो किस सीक्वेंस में बनाना होता है। याद है ना भाई? एक बार फिर से बता देता हूं क्या सीक्वेंस होना चाहिए। सबसे पहले हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करना होता है, उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करना होता है, उसके बाद हमें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करना होता है। इन तीनों एक्टिविटीज से हमें एक एक फिगर मिलेगा और फिर उसके बाद हमें उन तीनों फिगर्स को जोड़ना है और तीनों फिगर्स को जब हम जोड़ेंगे तो हमें एक चौथा फिगर मिलेगा। वो चौथा फिगर क्या कहलाता है भाई? अगर वो चौथा फिगर पॉजिटिव है तो क्या लिखते हैं उसे? याद है या नहीं? उसे क्या लिखते थे? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बट अगर वो चौथा फिगर हमारा नेगेटिव है तो क्या लिखते थे हम लोग? नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और उसमें किसमें? नेट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, उसमें हमें प्लस कर देना होता है क्या? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और जब उसमें हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को प्लस कर देते हैं, then it should be equals to what? Closing cash and cash equivalent। और उसके पीछे ऐसा क्यों होता है मैंने आपको रीजन भी बताया था, तो भाई होप वो आपको अच्छे से क्लियर था। तो आज की क्लास जो बेसिकली हमारी है, इसमें मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक सिंपल सा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, लेकिन उस क्वेश्चन को करने से पहले भी कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी जरूरी है, उसके बाद ही हम वो क्वेश्चन कर पाएंगे। आ रहा है समझ? क्लियर है? तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। अच्छा, आज की क्लास में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक। लेकिन सुनना भाई, कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर मैं प्रॉपर फॉर्मेट की बात करूं, अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो भाई वो लगभग 2 पेज का है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट लगभग 2 पेज का है। तो भाई आप उसको रट नहीं सकते और रटना भी भाई मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है। तो अपन उसको एक तरीके से करेंगे और वही तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूं। आया समझ? क्लियर है भाई? तो सुनना, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले, आज की क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन को करने से पहले भाई कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ बेसिक पॉइंट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के रिगार्डिंग बताने वाला हूं। तो भाई वो पॉइंट्स जरा ये स्क्रीन पे आप देख लीजिए, ठीक। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। भाई स्क्रीनशॉट ले लो। पहले इसका एक काम करो, मैं हट जाता हूं, आराम से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जो पॉइंट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ठीक। अच्छा, क्या लिखा है भाई? ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या चीजें लेनी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या चीजें लेनी है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या चीजें लेनी, ठीक। तो भाई बेसिक पॉइंट्स जो हमें बेसिक, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी पे कैश फ्लो स्टेटमेंट हो जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन ये बेसिक पॉइंट्स है, ये बेस है जिससे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले अगर आप देखें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का सबसे पहला पॉइंट लिखा है क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज स्टार्ट्स विद, जब अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की शुरुआत कहां से होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज स्टार्ट्स विद नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत कहां से होगी? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। याद रखना, हर क्वेश्चन में जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाएंगे तो सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को लिखना होता है। समझ आया क्या बता रहा हूं? सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को लिखना होता है। अच्छा, उसके बाद सुनना, बेसिकली जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या? जिसमें बेसिकली बिजनेस डील कर रहा है। जैसे भाई मैंने एग्जांपल बताया था किराने की दुकान, तो किराने की दुकान वाले के लिए किराने का सामान खरीदना, किराने का सामान बेचना, ठीक, किराने का सामान उधारी में खरीदना, किराने का सामान उधारी में बेचना, ये उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। तो बेसिकली भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डील करती है, बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डील करती है हमारी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज से, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। अब क्या लिखा है भाई? इट्स बेसिकली डील्स विद करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। मतलब जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को हमें लेना है, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है मैंने क्या? एक्सक्लूडिंग
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, लेकिन भाई आपको उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को एक्सक्लूड करना। आप बोलोगे सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स तो करंट एसेट्स होते हैं, तो उससे आप क्यों एक्सक्लूड कर रहे हो? वो भाई इसलिए हम एक्सक्लूड कर रहे हैं क्योंकि जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करेंगे तब उसे कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हम लोग सबसे लास्ट में कंसीडर करेंगे। बताया था ना, ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड इट शुड बी इक्वल्स टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तब हम उसे कंसीडर करेंगे। आया समझ? तो भाई सुन लो कि जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है इट बेसिकली डील्स विद करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, बेसिकली डील्स विद करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। समझ आया? कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद अगर अपन बात करें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की, तो जो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती है इट बेसिकली डील्स विद नॉन करंट एसेट, मतलब ऐसे एसेट जो बिजनेस में लंबे समय के लिए, और नॉन करंट एसेट्स लाइक दैट है जैसे कि भाई अपने फिक्स्ड एसेट्स हो गए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गए। बताया था ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कोई फर्नीचर खरीदना, मशीन खरीदना, फर्नीचर बेचना, मशीन बेचना, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बेसिकली डील्स विद व्हाट? नॉन करंट एसेट, और उसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएगा। एक और खास बात, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं लेना, इट्स इंपॉर्टेंट, कहीं नोट कर लो आप। करंट इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं लेना है। किसको लेना है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट को क्यों नहीं लेना भाई ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में? करंट इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्यों नहीं लेना? बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फर्स्ट क्लास में बताया था ना भाई, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्हें हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानते हैं, तो इसे हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नहीं लेना है। समझ आ रहा है भाई? क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, इसके बाद भाई हमारी जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि फाइनेंसिंग का मतलब क्या हो, फाइनेंस करने का मतलब क्या होता है? पैसे की जरूरत को पूरा करना। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की अगर अपन बात करें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भाई अगर हम ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे तो कंपनी का ही बना रहे, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी को उस पैसे की जरूरत को पूरा कैसे करना होता है? या तो कंपनी शेयर्स इशू करती है, या तो कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, या तो कंपनी लोन लेती है। आया समझ? तो भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बेसिकली डील्स विद व्हाट भाई? शेयर्स, डिबेंचर्स एंड लोन टेकन, और जो लोन लिया है वो। समझ आया भाई? कोई दिक्कत? तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये बेसिक पॉइंट्स मैंने बताए भाई, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो यही बेस रहेगा, सब कुछ ये नहीं रहेगा, ये बेस रहेगा। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीजें एडवांस्ड होंगी, लेकिन वो एडवांस चीजों से अगर आप डील करना चाहते हो तो आपके बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। समझ आया? तो भाई इसको जरा नोट डाउन कर लो, लगे तो एक बार फिर हट जाता हूं, फिर से स्क्रीनशॉट ले लो। हो बेसिक पॉइंट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड है वो भाई आपको समझ में आए, ठीक? वो बेसिक पॉइंट्स अपन ने लिखे, ठीक? अच्छा, अब सुनना, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन हमारा आता है, जनरली उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बैलेंस शीट गिवन होती है। क्या बोल रहा हूं भाई? कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या गिवन होती है भाई? बैलेंस शीट। मतलब जनरली हमें बैलेंस शीट को देखकर ही कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाना होता है। समझ आया? अच्छा भाई, सबसे पहली क्लास जो हमारी थी उसमें मैंने आपको कुछ ट्रांजैक्शंस बताए थे। उन ट्रांजैक्शन से ये हमने देखा था कि कैश का इनफ्लो हो रहा है या कैश का आउटफ्लो हो रहा है। जैसे बताया था परचेज ऑफ मशीन, तो आप बोल रहे हो सर मशीन खरीदी, तो मशीन खरीदी तो क्या हुआ भाई? मशीन अपने पास आई, कैश अपने पास से गया, ठीक? तो दिख गया भाई क्या हुआ? कैश का आउटफ्लो हुआ, ठीक? उसी तरीके से भाई मशीन अगर बेची तो देखा सर मशीन गई और कैश आया, तो कैश का क्या हुआ? इनफ्लो हो गया। ये हमें समझ में आ रहा था। अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में चीजें हमें दी हुई है, ट्रांजैक्शंस दी हैं, तो हमें उससे समझ में आ जाता है कि भाई कैश का इनफ्लो हुआ है या कैश का आउटफ्लो हुआ है। लेकिन अब मैं आपको जो बताने वाला हूं भाई, क्या बताने वाला हूं, देखो क्या लिखा है बोर्ड पे मैंने, हाउ टू जज थ्रू बैलेंस शीट कि देयर इज इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं
कि बैलेंस शीट को देखकर कैसे जज करें कि कैश कैश इक्विवेलेंट्स का इनफ्लो हुआ है या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का आउटफ्लो हुआ। आया समझ? तो सुनना भाई, जो हम लोग की कंपनी की बैलेंस शीट होती है ऑलरेडी मैं अच्छे से आपको पढ़ा चुका हूं। कैसी होती है? वर्टिकल फॉर्मेट में होती है और 2 साल के फिगर्स आपको दिए होते हैं। पता है ना क्यों दिए होते हैं? कंपैरिजन करने के लिए। तो भाई मैं कंपनी की बैलेंस शीट बना रहा हूं, बैलेंस शीट मतलब पूरी बैलेंस शीट नहीं, एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं, ठीक। अब ध्यान देना कंपनी की बैलेंस शीट दिखती कैसी है भाई? कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है भाई, पर्टिकुलर्स, ठीक। उसके बाद अपना नोट नंबर, उसके बाद हमारा करेंट ईयर के फिगर्स, करेंट ईयर हमारा वही ले लेते हैं जो अभी चल रहा है, करेंट ईयर के फिगर्स, 31 मार्च 2020 के फिगर्स। उसके बाद बगल में प्रीवियस ईयर के फिगर्स, मतलब 31 मार्च 2019 के फिगर्स, ठीक भाई। ये मैंने कंपनी की बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट बना, उसका फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब सुनना, अपन एक एक एक्टिविटीज को देखेंगे, पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कि उनके आइटम्स बेसिकली जो है उन आइटम से कैश का इनफ्लो हो रहा है या कैश का आउटफ्लो हो रहा है थ्रू बैलेंस शीट। स्टेटमेंट लिखा होगा तो दिक्कत नहीं है, जैसे भाई बैंक लोन लिया तो बैंक लोन लिया मतलब भाई बैंक से लोन लिया तो कैश आया, कैश का इनफ्लो हुआ। लेकिन बैलेंस शीट से कैसे समझना है कि कैश का इनफ्लो हो रहा है या कैश का आउटफ्लो हो रहा है, जरा ध्यान से देखना। तो पहले भाई अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के आइटम्स लेते हैं, पहले अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के आइटम्स लेते हैं, ठीक भाई। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बेसिकली डील्स विद व्हाट? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। अब अपन देखते हैं कि भाई जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज है उससे कैसे पता करें कि कैश का इनफ्लो हो रहा है और कैश का आउटफ्लो हो रहा है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करें वो भी अपन देखेंगे, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले भाई मैं एक करंट एसेट्स का एग्जांपल ले रहा हूं, करंट एसेट्स का एग्जांपल ले रहा हूं। और करंट एसेट्स भाई मैं ले लेता हूं, कैश नहीं लेना, बताया ना क्यों नहीं लेना है भाई, उसे लास्ट में यूज करना है। आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ इन्वेंट्री। अब मैं इन्वेंट्री ले रहा हूं, ठीक। इन्वेंट्री जिसका दूसरा नाम क्या है भाई? हमारा स्टॉक। करंट एसेट्स का एग्जांपल, करंट एसेट्स के फ्लो को समझाने के लिए आई एम टेकिंग इन्वेंट्री। अब जैसे भाई मान लेते हैं इन्वेंट्री यहां लिखा है 50,000 और यहां लिखा है 40,000। ध्यान से देखना, मतलब जो हमारा इन्वेंट्री पिछले साल की बैलेंस शीट जो बनाई थी, मतलब 31 मार्च 2019, मतलब पिछले साल के आखिर में इन्वेंट्री थी 40,000 की, और इस साल के आखिर में मतलब 31 मार्च 2020 में इन्वेंट्री कितनी हो गई भाई? 50,000। पिछले साल के एंड में ये कितने की थी? 40,000, और इस साल के एंड में कितनी दिख रही? 50,000। तो क्या समझ में आया हमें? ये समझ में आया भाई कि साल भर में इन्वेंट्री बढ़ी है। पिछले साल 40,000 की थी और इस साल कितने की इन्वेंट्री हो गई? 50,000। मतलब इन्वेंट्री बढ़ी है ना, कितने से बढ़ी है? 10,000। तो क्या जादू से बढ़ गई क्या भाई? जादू से बढ़ गई क्या इन्वेंट्री 40 से 50? नहीं भाई, कैसे बढ़ गई होगी? आपने क्या किया होगा? आपने इन्वेंट्री खरीदी होगी। क्या किया होगा? आपने इन्वेंट्री को परचेज किया होगा। तो भाई अगर मैं बात करूं, करंट एसेट समझा रहा हूं मैं आपको, अगर करंट एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है, मतलब इंक्रीज इन करंट एसेट, मतलब ये बढ़ा है ना। और कैसे कंपैरिजन करना है? पिछले साल ये 40,000 का था, अब ये 50,000 का हो गया, तो 10,000 की इन्वेंट्री बढ़ी। क्यों बढ़ गई भाई? क्यों बढ़ गई? क्योंकि आपने इन्वेंट्री क्या की होगी? खरीदी होगी। तो मुझे ये बताओ, अगर आप इन्वेंट्री खरीदते हो, स्टॉक खरीदते हो, तो इन्वेंट्री को खरीदने से आपका कैश आएगा या आपका कैश जाएगा? आपका कैश आएगा या आपका कैश जाएगा? बट ऑब्वियस है सर, इन्वेंट्री खरीदेंगे, स्टॉक खरीदेंगे तो कैश जाएगा। तो इट रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ कैश, और ये अगर आउटफ्लो ऑफ कैश है, सो भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसे हम नेगेटिव आइटम शो करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसे हम नेगेटिव आइटम शो करेंगे। समझ आ रहा है भाई क्या बता रहा हूं? क्लियर? अच्छा, अब एक और चीज क्या हो सकती है करंट एसेट्स के साथ? एक हमने देखा करंट एसेट्स में इंक्रीज आया करंट एसेट, मतलब ये आउटफ्लो बता रहा है, तो इसको हमें क्या लेना है? नेगेटिव आइटम। जब हम क्वेश्चन करेंगे सब अपने आप क्लियर होता जाएगा भाई, अभी देखते जाओ, समझने की कोशिश करते जाओ, ठीक। अच्छा, अब फिर से हमें करंट एसेट्स को समझाने के लिए भाई
इन्वेंट्री ले रहा हूं, ठीक। अच्छा, अब इन्वेंट्री मैं इस तरीके से लिख देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं 40,000 और यहां मैं लिख देता हूं 50,000। अब जरा ध्यान से देखना, इन्वेंट्री पिछले साल कितने की थी? पिछले साल इन्वेंट्री कितने की थी? 50,000 की थी। अब इन्वेंट्री कितने की हो गई? 40,000। मतलब इन्वेंट्री क्या हो गई? कम हो गई। इन्वेंट्री क्या हो गई? कम। मतलब ये अपने करंट एसेट्स को समझा रहा हूं, तो डिक्रीज हुआ है काय में? करंट एसेट। तो ये बताओ भाई, जादू से कम हो गई क्या आपकी इन्वेंट्री? आपका जो इन्वेंट्री, जो आपका स्टॉक है, क्या वो जादू से कम हो गया क्या? नहीं भाई, जादू से कम नहीं हुआ होगा। सर इन्वेंट्री जो है 10,000 रुपए की, हमने क्या की होगी भाई? इसको हमने क्या किया होगा? सेल किया होगा, तभी तो ये कम हुई है। तो अगर सेल किया होगा इन्वेंट्री को, तो क्या हुआ होगा भाई? कैश आया होगा या कैश गया होगा? सर अगर इन्वेंट्री सेल की होगी तो बट ऑब्वियस है कैश आया होगा। सो इट रिजल्ट्स इन इनफ्लो ऑफ कैश। इट रिजल्ट्स इन इनफ्लो ऑफ कैश। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इससे हम पॉजिटिव आइटम लेंगे। समझ आ रहा है भाई? कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक। अच्छा, अब मैं आपको करंट लायबिलिटीज को समझाता हूं। करंट लायबिलिटीज, ठीक। अब करंट लायबिलिटीज के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं भाई क्रेडिटर्स का। करंट लायबिलिटीज के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं क्रेडिटर्स का, ठीक। अच्छा, अब सुनना भाई, जो क्रेडिटर्स है हमारे, ऐसे लिखते हैं, मान लेते हैं पिछले साल 40,000 के थे और अब ये 50,000 के हो गए। ध्यान से ये चीज ध्यान से समझना भाई, ध्यान से। क्रेडिटर्स पता है ना भाई, लाइबिलिटी होती, करंट लाइबिलिटी, जिसे हमें पेमेंट देनी है। मतलब ऐसे कर्जे जिसको हमें इंस्टेंटली पे करना है, उन्हें हम करंट लाइबिलिटीज बोलते। अब जरा ध्यान से देखना, पिछले साल हमारे क्रेडिटर्स हमें दिख रहे हैं कितने के? 40,000। पिछले साल क्रेडिटर्स कितने के थे? 40,000। अब क्रेडिटर्स कितने के हो गए? 50,000। पिछले साल 40,000 के क्रेडिटर्स थे, अब 50,000 रुपए के क्रेडिटर्स हो गए हैं। अब 50,000 रुपए के क्रेडिटर्स हो गए, तो इससे आपको समझ में क्या आ रहा है? आप बोल रहे हो सर कि उधारी बढ़ गई। उधारी बढ़ी ना, पहले आपके ऊपर 40,000 की करंट लायबिलिटी थी क्रेडिटर्स के फॉर्म में, और अब 50,000। तो सुनना भाई ध्यान से, अगर आपके क्रेडिटर्स बढ़े, जैसे भाई मान लेते हैं आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हो, अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो बट ऑब्वियस है आपको क्या देना पड़ेगा? कैश देना पड़ेगा। गुड्स परचेज कर रहे हो तो आपको कैश देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप गुड्स उधारी में खरीद के ले आए, तो उतना ही कैश आपका बचेगा या नहीं बचेगा? भाई अगर आपको कैश नहीं देना पड़ा, उधारी में अगर आप गुड्स खरीद के ले आए, स्टॉक खरीद के ले आए, इन्वेंट्री खरीद के ले आए, तो क्या भाई? तो ये होगा कि उतना ही कैश आपका बच गया। मतलब उतने ही अमाउंट्स का कैश आपका बिजनेस में इंक्रीज शो होगा, बढ़ा हुआ शो होगा। समझ में आया भाई क्या बता रहा हूं? कि अगर आपके क्रेडिटर्स पिछले साल 40,000 के थे, अब 50,000 के हो गए, मतलब क्रेडिटर्स बढ़े हुए दिख रहे हैं, मतलब आपने उधारी में सामान खरीदा होगा, उधारी में गुड्स खरीदे होंगे, और उधारी में अगर गुड्स आपने खरीदे होंगे तो आपका उतना ही कैश बच गया, और उतने ही बचे हुए कैश से आपका जो बिजनेस का कैश है वो बढ़ा हुआ दिख रहा होगा ना भाई। तो क्या करना है इसको भाई? अगर अपना करंट लायबिलिटी बढ़ी हुई दिख रही है, मतलब इंक्रीज इन करंट लगे, इंक्रीज है ना, पिछले साल 40 अब 50, अगर अपनी करंट लायबिलिटी बढ़ी हुई दिख रही है तो भाई ये वैसे एक्चुअली में कैश का इनफ्लो नहीं हुआ, लेकिन इससे कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा, इससे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो भाई इसे अपन इनफ्लो तो नहीं कंसीडर करेंगे, लेकिन तब भी इनफ्लो तो नहीं कंसीडर करेंगे, लेकिन इसे तब भी हम पॉजिटिव आइटम मानेंगे। क्या करेंगे भाई? इसे हम पॉजिटिव आइटम मानेंगे। समझ आ रहा है भाई? अगर करंट लायबिलिटी बढ़ी तो उसे हम पॉजिटिव आइटम मानेंगे। समझ में आया? इन कैश फ्लो स्टेटमेंट उसे हमें एक पॉजिटिव आइटम लेना है। क्लियर? अच्छा, उसी तरीके से भाई अगर अपन करंट लायबिलिटी में फिर से क्रेडिटर्स को लें, अब ध्यान देना, करंट लायबिलिटीज का जो क्रेडिटर्स है, मान लेते पिछले साल ये 50,000 का था, इस साल ये 40,000 का। पिछले साल क्रेडिटर्स कितने के थे अपने? 50,000 के, और अब क्रेडिटर्स कितने के हो गए भाई? 40,000 के। तो इससे क्या समझ में आ रहा है आप? पिछले साल आपके ऊपर उधारी 50,000 रुपए की थी क्रेडिटर्स की, अब उधारी सिर्फ 40,000 दिख रही है। तो क्या कोई जादू, कोई चमत्कार हो गया क्या? नहीं भाई, कोई जादू या चमत्कार नहीं हो गया। अपन ने क्रेडिटर्स को पैसा दे दिया होगा 10,000 रुपए। तो क्रेडिटर्स को अगर पैसा दिया होगा आपने 10,000 रुपए, तो बताइए भाई
कैश आया होगा या कैश गया होगा, बट ऑब्वियसली क्रेडिटर्स को अगर हम पेमेंट करेंगे तो कैश क्या हुआ होगा भाई, गया होगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं अगर क्रेडिटर्स करेंट लायबिलिटी में डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज ये 50 से 40 डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी results in outflow of cash and it is considered as negative item, and it is considered as negative item। समझ आ रहा है भाई जो मैं आपको बता रहा हूं? अच्छा सर ये तो मैंने आपको भाई बताया, जो कुछ सर ने मतलब जो भी आपको कुछ बताया हो, बहुत से स्टूडेंट्स को माइट भी पल्ले नहीं पड़ा होगा, बहुत से स्टूडेंट्स को समझ में भी आया होगा माइट भी, बट आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने भाई अपना बेस्ट दिया कि आपको ये समझ में आ जाए। होप बहुत से लोग, मैक्सिमम लोग को समझ में आया भी होगा, बट अगर समझ में नहीं आया तो भाई ये मैंने कंसेप्चुअली चीज आपको बताई है, कंसेप्चुअली। अब भाई अगर ये कंसेप्चुअली समझ में नहीं आया तो अब इसको एक फंडे से याद कर लेंगे। क्या करेंगे भाई, एक फंडे से याद कर लेंगे। ये भाई इस करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज के ट्रीटमेंट को एक फंडे से हम लोग याद करेंगे। कैसे याद करेंगे भाई, सुनना क्या बोल रहा हूं, ट्रीटमेंट ऑफ current assets and current liabilities in cash flow statement, इसको अपन एक फंडे से याद कर लेते। क्या फंडा भाई, जरा ध्यान देना किस तरीके, सुनना। लाइबिलिटीज के लिए सीधा रूल, एसेट्स के लिए उल्टा रूल। क्या बोल रहा हूं भाई, लाइबिलिटीज के लिए क्या सीधा रूल, एसेट्स के लिए उल्टा रूल, मतलब करेंट लाइबिलिटीज के लिए सीधा रूल और करेंट एसेट्स के लिए उल्टा रूल। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल दिया, समझ में नहीं है। क्या समझ में नहीं है भाई, देखो अब मैं समझाता हूं आपको, सुनना ध्यान से। क्या बताया, करेंट लायबिलिटीज के लिए सीधा रूल, करेंट एसेट्स के लिए उल्टा रूल, करेंट लायबिलिटीज के लिए सीधा रूल, करेंट एसेट्स के लिए उल्टा रूल। ध्यान देना क्या बताना चाह रहा हूं, सुनना। अगर करेंट लायबिलिटी बढ़ रही है, सीधा मतलब बढ़ा तो प्लस, कम हुआ तो माइनस, बढ़ा तो प्लस, कम हुआ तो माइनस, ये सीधा है। बढ़ा तो प्लस, कम हुआ तो माइनस, ये सीधा है। उल्टा मतलब बढ़ा तो माइनस, कम हुआ तो प्लस, ये उल्टा है। ठीक, ध्यान देना। अगर करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ रही तो मैंने क्या बताया, या मैं लिख देता हूं हिंदी में, याद रहेगा भाई आपको, हिंदी में नहीं लिखता हूं, सीधा रूल अपना करंट लायबिलिटीज के, SEEDHA सीधा लिखा है भाई, लिख लेना है इसको सीधा। करंट लायबिलिटी के लिए सीधा रूल क्या, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ी तो प्लस, करंट लायबिलिटी अगर कम हुई तो माइनस। करंट लायबिलिटी के लिए सीधा रूल, करंट लायबिलिटी के लिए सीधा रूल, करंट एसेट्स के लिए उल्टा रूल, करंट एसेट्स के लिए उल्टा रूल। क्या उल्टा रूल भाई, करंट एसेट्स अगर बढ़े, करंट एसेट्स अगर बढ़े तो भाई उल्टा चलना, ये बढ़ा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और करंट एसेट्स अगर कम हुए तो इसको प्लस करेंगे। तो इस फंडे से भाई आप इसे याद कर लो। ये मैंने सीधा लिखा है और ये मैंने उल्टा लिखा है। ठीक, करंट लायबिलिटी के लिए सीधा रूल चलेगा, करंट एसेट के लिए उल्टा रूल चलेगा। करंट लायबिलिटी के लिए सीधा, अब मतलब यही चीज तो मैंने यहां बताई। देखो करंट लायबिलिटी बढ़ी तो प्लस, करंट लायबिलिटी बढ़ी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस हो रहा है भाई, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस हो रहा है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस, तो करंट लायबिलिटी बढ़ी तो प्लस, करंट लायबिलिटी कम हुई तो माइनस। करंट एसेट्स के लिए उल्टा रूल, करंट एसेट्स बढ़ा तो माइनस। देखो भाई करंट एसेट्स बढ़ा तो माइनस और करंट एसेट्स कम हुआ तो प्लस, कोई दिक्कत भाई। तो ये मैंने आपको ये कंसेप्चुअली बताया था। अगर भाई कंसेप्चुअली ज्यादा हैवी लग रहा है तो भाई इस फंडे से याद कर लो कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का क्या ट्रीटमेंट होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ट्रीटमेंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर से बता दे रहा हूं। करंट लायबिलिटी बढ़ी, सीधा रूल है लायबिलिटीज के लिए, करंट लायबिलिटी सीधा रूल है। करंट लायबिलिटी बढ़ी तो प्लस, करंट लायबिलिटी कम हुई तो माइनस। करंट एसेट्स के लिए उल्टा रूल चलता है, करंट एसेट्स अगर बढ़ा तो क्या, माइनस, और करंट एसेट्स अगर कम हुआ तो प्लस। कोई दिक्कत, समझ आया? तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने अभी आपको बताई है, इसको जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो। ले लो भाई जरा इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के आइटम्स को कैसे जज किया जाएगा भाई कि इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है कैश का बैलेंस शीट के अंदर। ठीक,
तो भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बेसिकली डील्स विद क्या बताया था हमारे नॉन करेंट एसेट्स, उसके अंदर मैंने बताया था फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अब जरा ध्यान देना क्या बता रहा हूं, जैसे भाई मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं हम मशीन का, ठीक। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स्ड एसेट्स का एक एग्जांपल ले रहे हैं, क्या, मशीन का। ध्यान से देखना भाई, मशीन का एग्जांपल, मशीन अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अब ध्यान देना, मान लेते हैं मशीन पिछले साल 40,000 की थी और इस साल मशीन 50,000 की। 31 मार्च 2019 को मशीन कितने की थी, 40,000, और 31 मार्च 2020 को कितने की हो गई, 50,000। तो क्या देखा भाई, मशीन बढ़ गई, फिक्स्ड एसेट्स बढ़ गए। तो जादू हुआ क्या, चमत्कार हुआ क्या? नहीं भाई, जादू या चमत्कार नहीं। पिछले साल के एंड में मशीन 40,000 की थी, अब दिखा रहा है वो 50,000 की हो चुकी है। तो बट ऑब्वियस है क्या हुआ होगा, आपने मशीन परचेज की होगी। आपने क्या की होगी, मशीन परचेज की होगी। और मशीन अगर आपने परचेज की होगी, सो इट रिजल्ट्स इन व्हाट, आउटफ्लो ऑफ कैश। इट रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ कैश। तो जरा ध्यान देना, यहां पर क्या हुआ हमारा भाई, मशीन जो है वो बढ़ी, मतलब इंक्रीज हुआ हमारे भाई, इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स, इंक्रीज्ड इन फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स या बोलो या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बोलो, सबके लिए यही फंडा चलेगा जो बता रहा हूं। फिक्स्ड एसेट्स मशीन हमारे पास पिछले साल 40,000 की थी, अब 50,000 की हुई, मतलब वो बढ़ गई, और बढ़ गई तो मतलब आपने खरीदी, और खरीदी मतलब कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ। तो यहां पे अपन इसे लिखेंगे क्या, कि कैश का आउटफ्लो हुआ, सो इट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव आइटम। तो इसे क्या करना है भाई, नेगेटिव आइटम कंसीडर करना। समझ आ रहा है भाई क्या बता रहा हूं, कोई दिक्कत? और ये सारी चीज जब अपने क्वेश्चन में देख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सब समझ में आ जाएगा और अच्छे से। अभी भी समझ में आ रहा होगा, यही उम्मीद कर रहा हूं, ठीक। अच्छा, अब भाई अगर फिर से मशीन को मैं मशीन का एग्जाम्पल ले रहा हूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को समझाने के लिए, मान लेते हैं कि मशीन जो है भाई करेंट ईयर में 40,000 थी और पिछले साल 50,000 थी। करेंट ईयर में 40,000 थी, पिछले साल 50,000 थी। सुनना, पिछले साल मशीन कितने की थी, 50,000, इस साल कितने की हो गई, 40,000। तो कोई अगेन जादू हुआ क्या भाई? सुनना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, फिर से बता रहा हूं, सुनना। पिछले साल मशीन 50,000 की थी, अब वो 40,000 की हुई। अब वो कितने की हुई, 40,000, मतलब मशीन कम हुई। तो मशीन कम क्यों हुई होगी? सुनना भाई ध्यान से, मशीन कम क्यों हुई होगी? उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं, ध्यान से, दो कारण। एक कारण क्या, या तो आपने 10,000 की मशीन बेच दी। एक कारण क्या, या तो आपने 10,000 की मशीन बेच दी, या एक कारण यह हो सकता है कि 10,000 रुपए का मशीन पे डेप्रीसिएशन लग गया। समझ आ रहा है भाई क्या बता रहा हूं? मशीन की वैल्यू अगर कम हुई है तो इसका मतलब यह है कि या तो आपने मशीन बेच दी, या तो मशीन की वैल्यू, मशीन पे क्या लग गया, डेप्रीसिएशन लग गया। तो फिलहाल सुनना क्या बोल रहा हूं भाई, फिलहाल डेप्रीसिएशन को अपन अलग रख के चलते हैं, उसको अपन आगे समझेंगे। डेप्रीसिएशन को अपन फिलहाल साइड में रख के चल रहे हैं। तो क्या भाई, अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो हम उसे क्या मानेंगे, कि उसे सेल कर दिया गया। क्या मानेंगे, उसे सेल कर दिया गया मानेंगे। डेप्रीसिएशन भी मान सकते हैं, लेकिन कब, उसे मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये मान के चलो, अगर हमारे कोई भी फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करेंट एसेट या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पिछले साल के मुकाबले इस साल डिक्रीज होते हैं, कम होते हैं, मतलब क्या हुआ, डिक्रीज होते हैं। तो भाई अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब क्या माना अपन ने, कि ये सेल हो रहे हैं, और सेल अगर हो रहा है तो कैश आएगा या कैश जाएगा? बताओ भाई क्या होगा, कैश आएगा या कैश जाएगा? बट ऑब्वियस एसेट्स, अगर आप फिक्स्ड एसेट्स बेच रहे हो तो कैश आएगा। सो इट रिजल्ट्स इन इनफ्लो ऑफ कैश, और कैश का इनफ्लो अगर है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसे हम पॉजिटिव आइटम कंसिडर करेंगे। समझ आ रहा है भाई, कोई दिक्कत? क्लियर? चलिए अब अपन जरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के आइटम्स को भी देख लेते हैं। ध्यान से देंगे, पहले नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, ठीक। चलिए अब आते हैं अपन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे, ध्यान से देखना। ठीक, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे अब अपन आते हैं। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जैसे भाई एक आइटम अपन लिख रहे हैं, या फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिख देता हूं पहले, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के आइटम्स क्या क्या होते हैं? बेसिकली शेयर्स,
डिबेंचर्स, शेयर्स, डिबेंचर्स और लोन, शेयर, डिबेंचर्स और लोन। ठीक है, पहले मैं आपको शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ। जैसे भाई मान लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दिया गया है, शेयर कैपिटल दिया गया, ठीक। शेयर कैपिटल पिछले साल अपना भाई मान लेते हैं 40,000 का था और इस साल 50,000। शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में पिछले साल 40,000 था और इस साल 50। मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पे क्या हुआ, इट इज इंक्रीज। क्या हुआ भाई, शेयर कैपिटल में बढ़ोतरी हुई, इंक्रीज। तो अगर शेयर कैपिटल बढ़ी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कंपनी ने पब्लिक से शेयर्स के फॉर्म में और पैसा ले लिया होगा। कंपनी ने पब्लिक से शेयर्स के फॉर्म में और पैसा लिया होगा, तभी तो ये बढ़ा होगा, ठीक। तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो मतलब पैसा पब्लिक से शेयर्स के फॉर्म में लिया है। तो अगर शेयर्स के फॉर्म में पब्लिक से पैसा लिया है तो भाई इट रिजल्ट्स इन इनफ्लो ऑफ कैश, एंड इट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव आइटम। समझ आ रहा है भाई क्या बता रहा हूं, इट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव आइटम। लेकिन अगर अपन शेयर कैपिटल के फिगर्स अगर कुछ इस तरीके से दिए हो, मान लेते हैं यहां 40,000 है और यहां 50,000 है। पिछले साल शेयर कैपिटल कितने की थी, 50,000, अब कितने की हो गई, 40,000। इसका मतलब ये तो समझ में आ गया, क्या कि भाई अपन ने पब्लिक से पैसा नहीं लिया। क्यों, क्योंकि अगर पैसा लिया होता तो ये भाई शेयर कैपिटल बढ़नी थी, पैसा पब्लिक से लिया है नहीं। तो मतलब क्या किया, अपन ने उनको पैसा 10,000 रुपए लौटा दिया। मतलब जिसे हम बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। मतलब अगर हम भाई पब्लिक से लिया हुआ पैसा लौटा देते हैं, अगर कंपनी पब्लिक से लिया हुआ पैसा लौटा देती है तो उसको बोला जाता है रिडम्पशन। क्या बोलते हैं, रिडम्पशन। पैसा लिया हुआ मतलब कर्जा चुकाना रिडम्पशन। आया सब। तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है कि पिछले साल शेयर कैपिटल 50,000 की थी, अब कितने की हो गई, 40,000। मतलब 10,000 रुपए अपने पब्लिक को लौटा दी। मतलब क्या कर दिया, उसका रिडम्पशन। तो क्या सर शेयर्स का पैसा भी लौटाना पड़ता है क्या? हाँ भाई लौटाना पड़ता है, लेकिन कौन से शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। कौन से शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होता है, ठीक। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा भाई, टाइप्स ऑफ शेयर्स। अपन कंपनी अकाउंट्स में कंपनी अकाउंट जब अपन लोग शेयर्स डिबेंचर्स पढ़ेंगे तब मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा। फिलहाल भाई सुन लो क्या, कि अगर शेयर कैपिटल की वैल्यू पिछले साल के मुकाबले इस साल कम हो रही है, मतलब क्या हुआ कि भाई शेयर्स का पैसा लौटा है, जिसे क्या बोलते हैं, रिडम्पशन। और दिमाग में एक चीज बिठा लो भैया, लिख भी दूंगा मैं, क्या कि जो यहां लिख देता हूं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अभी प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, अपन बाद में समझेंगे। लेकिन सिंपल अभी इतना समझ लो कि भाई शेयर्स की वैल्यू अगर पिछले साल के मुकाबले इस साल कम हो गई है, मतलब आपने पैसा लौटा दिया, और पैसा लौटाया मतलब वैल्यू क्या हुई, कम हुई है। पैसा लौटाया मतलब इट रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ कैश, और कैश का अगर आउटफ्लो हुआ है इट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव आइटम इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझ आ रहा है भाई, कोई दिक्कत, क्लियर है? अच्छा, अब अगर इसी तरीके से सुनना, डिबेंचर्स दिए, जैसे भाई मान लेते हैं डिबेंचर्स दिए। डिबेंचर्स पता है ना सबको क्या होता है, जब कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो वो पब्लिक से पैसा लेती है, लेकिन जो पैसा पब्लिक से वो लेती है वो भाई कर्जे के फॉर्म में ले, मतलब अल्टीमेटली डिबेंचर्स का एक तरीके का लोन कंपनी पब्लिक से लेती। एक तरीके डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ लोन जो कंपनी ने पब्लिक से लिया है। समझ आ गया, डिबेंचर इज लोन। बाकी जब डिबेंचर्स चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको इन डेप्थ बताऊंगा। वैसे इनिशियल क्लासेस में जब मैंने कंपनी की बैलेंस शीट समझाई थी उस टाइम पे डिबेंचर्स मैंने समझा दिया था, तो अभी जिसको देखना हो भाई तो वो जाके देख लेना, ठीक। चलिए, अब डिबेंचर्स जैसे मान लेते हैं पिछले साल 40,000 के थे और अब 50,000 के। पिछले साल डिबेंचर्स 40,000 के थे, अब कितने के दिख रहे हैं, 50,000। मतलब डिबेंचर्स की वैल्यू बढ़ी। कैसे बढ़ गई भाई, अपने आप तो नहीं बढ़ी होगी, क्या हुआ होगा, आपने पब्लिक से पैसा लिया होगा। तो क्या हुआ होगा, कैश का इनफ्लो हुआ होगा। क्या हुआ होगा भाई, कैश का इनफ्लो हुआ होगा। मतलब ये कि अगर डिबेंचर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है पिछले साल के मुकाबले 2019-2020, अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है कि
कंपनी ने पब्लिक से पैसा लिया, और कंपनी ने अगर पब्लिक से पैसा लिया तो इट रिजल्ट्स इन इनफ्लो, इट रिजल्ट्स इन इनफ्लो एंड इट इज टेकन एज पॉजिटिव आइटम, और उसको क्या लेंगे भाई अपन, एक पॉजिटिव आइटम कंसिडर करेंगे। समझ आ रहा है भाई, कोई दिक्कत, क्लियर है? अच्छा, अब अगर सुनना, डिबेंचर्स की वैल्यू, डिबेंचर्स की वैल्यू बाय द वे, अगर भाई मान लेते हैं पिछले साल 50,000 थी और इस साल 40,000 हो गई, तो क्या दिख रहा है भाई आपको, क्या दिख रहा है आपको कि पिछले साल डिबेंचर्स 50,000 के थे, अब कितने के हो गए, 40,000। कम हुए भाई कितने से, 10,000। तो कैसे कम हुए, डिबेंचर्स मतलब आपने पब्लिक से लोन लिया, अब पब्लिक से लोन लिया, पब्लिक से लोन लिया तो उसको आपने क्या किया, कम हुआ मतलब चौका दिया, वापस कर दिया। तो 10,000 का लोन आपने क्या किया, वापस कर दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, पब्लिक से लिया हुआ कर्जा लौटा देना। तो ये बताओ, पब्लिक से लिया हुआ कर्जा अगर लौटा दिया जाएगा तो कैश आएगा या कैश जाएगा, क्या होगा भाई, बट ऑब्वियस है कैश जाएगा, मतलब कैश का आउटफ्लो होगा। मतलब यहां क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज, मतलब अगर आपके डिबेंचर्स डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब अगर आपके डिबेंचर्स डिक्रीज हो रहे हैं, इट रिजल्ट्स इन आउटफ्लो, इट रिजल्ट्स इन आउटफ्लो। इससे क्या होगा, कैश का आउटफ्लो होगा, और अगर आउटफ्लो होगा इट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव आइटम, तो इसे हम लोग नेगेटिव आइटम कंसिडर्ड करेंगे। समझ आ रहा है, क्लियर? अच्छा, इसी तरीके से बैंक का लोन भी समझा देता हूं भाई आपको। मान लेते हैं बैंक से लोन, बैंक का लोन दिया, अब बैंक का लोन कुछ इस तरीके से दिया, पिछले साल 40,000, अब दिया है 50,000। बैंक का लोन पिछले साल 40,000, अब दिया है क्या, 50,000। तो क्या दिख रहा है भाई, पिछले साल 40,000 का कर्जा था, अब 50,000। मतलब क्या, आपने कर्जा लिया, तो या कर्जा लिया मतलब पैसा आया या गया, आपने कर्जा लिया मतलब पैसा आया या गया भाई, बट ऑब्वियस है पैसा आएगा ना, भले ही लायबिलिटी क्रिएट हो रही है लेकिन पैसा तो आया। तो यहां पे ये क्या हुआ, इंक्रीज। तो भाई अगर लोन की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में, इट रिजल्ट्स इन इनफ्लो ऑफ कैश, और अगर ये कैश का इनफ्लो है सो इट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव आइटम इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव आइटम कंसिडर करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझ आया, कोई दिक्कत भाई, क्लियर है? अच्छा, अगर बैंक का लोन, अगर बैंक का लोन मान लेते हैं भाई वैल्यू इस तरीके से दी है, पिछले साल 50,000 और इस साल 40,000, इस साल 40,000, मतलब बैंक का लोन पिछले साल 50,000 का था, अब कितने का हो गया, 40,000। मतलब क्या हुआ होगा, आपने लोन चुका दिया होगा, 10,000 रुपए का पेमेंट किया होगा। तो 10,000 रुपए का पेमेंट अगर आप करोगे तो भाई ये बताओ कैश का इनफ्लो होगा या कैश का आउटफ्लो? सर बट ऑब्वियस अगर हम पेमेंट करेंगे तो कैश का क्या होगा, आउटफ्लो। तो यहां पर ये क्या हुआ, वैल्यू क्या हो रही है भाई, 50,000 से 40,000 क्या हो रही है, यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो भाई वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या समझ में आया कि कैश का भाई आउटफ्लो हुआ है, और कैश का अगर आउटफ्लो हुआ है then it is considered as negative item, then it is considered as negative item। तो होप भाई करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज के ट्रीटमेंट, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स के ट्रीटमेंट, भाई शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन के ट्रीटमेंट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट में किस तरीके से किए जाते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पहले एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसको नोट डाउन कर लेना। तो चलिए भाई एक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, और उस क्वेश्चन से जो भी आज हमने पढ़ा वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन आज हम लोग अभी देखने वाले हैं, और उस क्वेश्चन से जो भी अभी हमने पढ़ा उसे समझेंगे। क्लियर? सुनना, मैंने आपको क्या बताया था, जनरली आपको कंपनी की बैलेंस शीट दी रहेगी, उस बैलेंस शीट को देख के आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बना। मैं पूरे क्वेश्चन लगभग आपके वैसे ही होंगे आपकी पूरी बुक में। ठीक, लेकिन भाई आपको भाई कंसेप्ट समझाने के लिए जो मैं सबसे पहला क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का उठा रहा हूं, सबसे पहला क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का उठा रहा हूं, वो भाई उसमें बैलेंस शीट नहीं थी, डायरेक्ट आपको इंफॉर्मेशन परोस के दिए। मतलब है बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन, लेकिन उसको आपको परोस के सर्व करके दिया गया। कुछ नहीं है, सिंपल उठाओ खाओ। आ रहा है समझ भाई क्या बोल रहा हूं? वैसे भाई इतना जो क्वेश्चन अभी हम करेंगे, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। मैं खुद बोल रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बहुत इजी है भाई, इतना इजी बोर्ड वाले देंगे नहीं, इतनी कृपा अपन पे वो बरसाएंगे नहीं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो लेकिन अंडरस्टैंडिंग कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट का सीक्वेंस कैसा होता है, उसको समझने के लिए ये क्वेश्चन अपन पिक कर रहे हैं।
और भाई इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही आपका बेस रखने वाला है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यही क्वेश्चन आपका बेस बनाने वाला है। तो भाई हियर इट इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। ये भाई क्वेश्चन आपके सामने, पहले अच्छे से देख लो, छोटा सा क्वेश्चन है भाई, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक, क्या लिखा है भाई क्वेश्चन में, जरा देखें। लिखा हुआ है फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। भाई ये इन्फॉर्मेशन जो दी है छोटी सी, इससे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ठीक, 31 मार्च 2018 का हमें कि ईयर एंड का कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बनाना है। समझ आ रहा है भाई? अच्छा, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बनाना है इस इन्फॉर्मेशन से, तो पहले एक काम करता हूं भाई, जो फॉर स्ट्रक्चर है कैश फ्लो स्टेटमेंट का वो बना लेते हैं। ठीक, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, नेम ऑफ द कंपनी लिखना होता है। कंपनी का जो भी नाम दिया है क्या क्वेश्चन में, कंपनी का नाम नहीं दिया है तो स्किप कर दो भाई, स्किप कर दो। ठीक, उसके बाद मैंने क्या बताया था, क्या लिखना होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो भाई यहां लिख देता हूं क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद यहां लिखते हैं अपन फॉर द ईयर एंडेड। क्या था भाई ईयर एंडेड अपना 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018। ठीक है भाई, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था ना, तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं भाई। पर्टिकुलर्स, उसके बाद डिटेल्स, देन क्या बताया था, पर्टिकुलर्स, डिटेल एंड अमाउंट। यही बताया था स्ट्रक्चर में मैंने आपको। ठीक, चलिए भाई ये अपन ने बनाया पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। ठीक, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना। ठीक है, अच्छा ये इंफॉर्मेशन जो है, अच्छा बनाने से पहले ये आइडेंटिफाई करते कौन सी चीज कहां पर आएगी, मतलब कौन सी चीज ऑपरेटिंग में आएगी, कौन सी चीज इन्वेस्टिंग में आएगी और कौन सी चीज फाइनेंसिंग में आएगी। क्वेश्चन देख लो भाई। ठीक, सबसे पहले आपको दिख रहा है ओपनिंग कैश बैलेंस कहाँ आएगा भाई, ऑपरेटिंग में आएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा या फाइनेंसिंग में आएगा। सर ये ना ऑपरेटिंग में आएगा, ना इन्वेस्टिंग में आएगा, ना ये फाइनेंसिंग में आएगा, ये तो सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो ये कहाँ आएगा, कुछ कैश फ्लो स्टेटमेंट के एंड में। तो सुनना भाई, जो स्टार्टिंग में आपको ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया है, उसे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं लेना है, उसे कहाँ लेना है भाई, हमें उसे कहाँ लेना, लास्ट में लेना। क्लियर, ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस को हमें लास्ट में लेना। अच्छा, उसके बाद दिख रहा है सर डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या लिखा है, डिक्रीज इन ट्रेड। तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है हमारा, ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं भाई क्या, करंट एसेट। तो ये भाई जाएंगे ऑपरेटिंग में। ठीक, करंट ट्रेड रिसीवेबल्स कहाँ जाएंगे, ऑपरेटिंग में जाएंगे। अगर भाई ऑपरेटिंग में ये जाएंगे तो उसके बाद जो दिया हुआ ट्रेड पेबल्स, ये कहाँ जाएंगे बताओ, वो इंक्रीज डिक्रीज बाद में। ट्रेड पेबल्स कहाँ जाएंगे, ट्रेड पेबल्स भी भाई ऑपरेटिंग में जाएंगे, क्योंकि ट्रेड पेबल्स क्या होती है हमारी, करेंट लायबिलिटी। तो सुनना, ट्रेड अभी सिर्फ बता रहा हूं कौन सी चीज कहाँ जाएगी, उसके बाद अपन इसको फ्लो में बनाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल करेंट एसेट है, ऑपरेटिंग में जाएगा। ट्रेड पेबल्स करेंट लायबिलिटी कहाँ जाएगा, ट्रेड पेबल्स करेंट लायबिलिटी कहाँ जाएगा भाई, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। ट्रेड पेबल्स कहाँ जाएगा, करेंट लायबिलिटी, ऑपरेटिंग में जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स कहाँ जाएंगे, इन्वेस्टिंग में जाएंगे। उसके बाद रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स कहाँ जाते हैं भाई, फाइनेंसिंग में जाएंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में दिया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा भाई, आज की क्लास की शुरुआत में ही बताया था ना भाई, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज स्टार्ट्स विथ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज स्टार्ट्स विथ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो भाई नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा हमारा, कहाँ जाएगा जल्दी बताओ भाई, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। समझ आ रहा है, क्लियर है। तो चलिए भाई, सब चीजें मैंने बता दी कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी, बट जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे आप इससे फैमिलियर होते जाएंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको बता दिया, जब आगे अपन क्वेश्चंस को करेंगे तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, ध्यान देना भाई, ये क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका देखना भाई। सबसे पहले हेडिंग ए, मैं भाई कल की पिछली क्लास जो थी इसमें बता चुका हूं। हेडिंग ए, हेडिंग ए क्या थी भाई हमारी, कैश फ्लो। ध्यान से देखना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले भाई अपन ने लिखा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। मैंने क्या बताया था, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज स्टार्ट्स विथ, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे स्टार्ट होती है भाई, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो देखो जरा, नेट प्रॉफिट कितना दिया है, साल भर का नेट प्रॉफिट दिया अपना 20,000। तो मैं लिख देता हूं
नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, और इसको भाई मैं डिटेल्स में लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा, डिटेल्स। अमाउंट में सिर्फ हमें 3 अमाउंट्स लिखने, हर एक्टिविटी का एक एक, उसके बाद ओपनिंग कैश, क्लोजिंग कैश, वो सब, ठीक। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इट्स 20,000, तो ये मैंने लिखा 20,000। अब और बताओ भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या आता है, एक आता है भाई हमारे करेंट एसेट्स और एक आते हैं हमारे क्या, करेंट लाइबिलिटीज। तो जरा क्वेश्चन में देखो क्या करेंट एसेट्स है और क्या करेंट लाइबिलिटीज है। आप बोलोगे सर कि यहां पर एक तो ट्रेड रिसीवेबल करेंट एसेट है और ट्रेड पेबल्स हमारी करेंट लाइबिलिटीज है। करेंट एसेट्स क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स, और करेंट लाइबिलिटी क्या है, ट्रेड पेबल्स। और उसका रूल मैं आपको बता चुका हूं ना भाई, करेंट एसेट्स के लिए उल्टा रूल है और करेंट लाइबिलिटीज के लिए सीधा रूल है। मतलब अगर करेंट एसेट्स बढ़ा तो माइनस, करेंट एसेट्स कम हुआ तो प्लस, लेकिन करेंट लाइबिलिटी बिल्कुल सीधा चलना है। सीधा मतलब करेंट लाइबिलिटी बढ़ी तो प्लस, करेंट लाइबिलिटी कम हुई तो माइनस। चलिए भाई देखते हैं क्या दिया। ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में लिखा हुआ डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ये बताओ भाई अगर ट्रेड रिसीवेबल्स जो कि एक करेंट एसेट है अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो उल्टा रूल चलेगा ना, मतलब वो क्या होगा, प्लस। तो अपन यहां लिखेंगे एड डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। कितना दिया भाई डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, डिटेल्स में लिखेंगे 5,000, क्लियर, ठीक। अच्छा अब ट्रेड पेबल्स देखो भाई, ट्रेड पेबल्स के बारे में क्या है, ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहा है तो ट्रेड पेबल्स क्या है, करेंट लायबिलिटी, सीधा रूल चलेगा ना, सीधा रूल मतलब करेंट लायबिलिटी बढ़ी तो ऐड, कम हुई तो सब्सट्रैक्ट। तो यहां पर क्या हो रहा है भाई, ट्रेड पेबल्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, देखो जरा बोर्ड पे क्या दिख रहा है, इंक्रीज। तो क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। तो यहां पर अपन लिखेंगे ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स, इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स। कितना दिया है भाई इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स, 7,000, ठीक। अच्छा और कोई करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी दी है क्या भाई, नहीं सर और कोई करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी नहीं दी है। तो मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इस क्वेश्चन में इतने ही आइटम है, ठीक। अच्छा अब जरा देखते हैं इस नेट प्रॉफिट 20,000 में ये दोनों आइटम्स ऐड करने, मतलब 20,000 प्लस 5,000 25,000, 25,000 प्लस 7,000 32,000 32,000। तो यहां अब अपन फाइनली लिख देते हैं यहां बाहर, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक फिगर मिल गया 32,000। और ये बताओ फिगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सर ये तो पॉजिटिव है। तो क्या लिखेंगे बताओ जल्दी भाई, इसे लिखेंगे अपन क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और बाय द वे अगर ये फिगर नेगेटिव होता तो क्या लिखते हैं यहां पर, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या लिखते हैं, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो भाई ये अपना हो गया क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब अपन क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाएंगे। तो इसी के नीचे यहां लिखेंगे बी हेडिंग में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज तो क्या बताया था भाई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बेसिकली किससे डील करता है, सर आप बताया था आपने हमें कि वो तो नॉन करेंट एसेट्स, उसके अंदर जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स आते हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, उससे डील करता है। तो कुछ दिख रहा है क्या ऐसा आपको क्वेश्चन में, क्या दिख रहा है भाई, क्या है ऐसा, फिक्स्ड एसेट्स सेल हो रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स क्या हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं, तो वो इन्वेस्टिंग में आएगा। और कुछ देख लो जरा क्वेश्चन में ध्यान से, और कुछ दिख रहा है क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, नहीं सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड और कुछ नहीं है, तो भाई सिर्फ फिक्स्ड एसेट है, तो उसी को अपन यहां लेंगे। तो ये बताओ अगर फिक्स्ड एसेट सेल होंगे, चाहे मशीन हो चाहे फर्नीचर हो, तो अपने पास से भाई फिक्स्ड एसेट्स जाएंगे तो कैश पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कैश आएगा। तो ये पॉजिटिव आइटम होगा ना, क्योंकि कैश का क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। तो अपन यहां लिखेंगे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कितने के सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दिए हैं भाई क्वेश्चन में, 20,000। तो अभी डिटेल्स में ही लिखेंगे 20,000, ठीक है भाई। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में और कोई आइटम नहीं है, तो भाई अब इसे यहाँ एंड करते हैं इस एक्टिविटी को। तो इस 20,000 को अपन यहाँ बाहर लिखते हैं 20,000। और भाई वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है 20,000, सर पॉजिटिव वैल्यू ना, फ्लो इनफ्लो हुआ था कैश का। तो भाई इसे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, इसे अपन लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग
एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत, समझ आ रहा है अच्छे से? अच्छा, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी हो गई अपनी, अब आ जाते हैं अपन लास्ट एक्टिविटी पे। क्या लास्ट एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो भाई मैं लिखता हूं यार हेडिंग सी, कैश फ्लो फ्रॉम, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए भाई निकालते हैं इसको, कैश फ्लो को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है बेसिकली डील्स करता है हमारे शेयर से, डिबेंचर से और जो लोन हमने लिया है उससे। समझ आ रहा है भाई? फाइनेंसिंग एक्टिविटी मैंने बताया था, फाइनेंस का मतलब पैसों की जरूरत को पूरा करना। कंपनी को अगर पैसों की जरूरत है तो वो कैसे कैसे पूरा कर सकती है? शेयर से, डिबेंचर से और लोन से। क्लियर? तो कुछ दिया है क्या भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आइटम? देखो जरा। हाँ सर, डिबेंचर्स के बारे में कुछ लिखा है। क्या लिखा है भाई? रिडम्पशन। बताया ना रिडम्पशन मतलब क्या होता है? पैसा लौटाना। अगर कंपनी डिबेंचर्स के फॉर्म में पब्लिक से लिया हुआ पैसा उनको लौटा देती है तो उसे हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बोलते हैं, जो कि भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो यार लिखना पड़ेगा। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, अगर पैसा लौटाया जाएगा तो कैश आएगा या कैश जाएगा? सर बट ऑब्वियस है, अगर हम पैसा लौटाएंगे तो कैश क्या होगा? जाएगा। तो अपन यहां लिखेंगे क्या? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितने रुपए वापस किए भाई डिबेंचर्स के? देखो रिडम्पशन कितने का हुआ? 50,000। तो अभी अपन लिखेंगे डिटेल्स में अंदर ही 50,000। लेकिन ये एक नेगेटिव फिगर है क्योंकि पैसा क्या हुआ? गया, आउटफ्लो हुआ है कैश का। तो इसे अपन यहां भाई ब्रैकेट में लिख देंगे। क्या करेंगे? इसे अपन ब्रैकेट में लिखेंगे। मतलब ये एक नेगेटिव आइटम है। समझ में आया? तो कोई भी नेगेटिव आइटम अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट में है तो उसे अपन ब्रैकेट लगाकर शो करेंगे। समझ आया? अच्छा, और देखो भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटी में और कुछ दिया है क्या? नहीं सर, और कुछ भी नहीं दिया। तो अब भाई इसका भी अपन एंड कर देते हैं, और कुछ इसमें नहीं है। तो यही अमाउंट फाइनली अपन बाहर लिख देते हैं 50,000 इन नेगेटिव। तो लेकिन ये नेगेटिव आया है, नेगेटिव आया है तो क्या लिखेंगे भाई? नेगेटिव आया है तो नेगेटिव आया है तो यहां पर लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नेट कैश यूज्ड इन, नेगेटिव है तो यूज लिखते हैं, बताया था ना। तो नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो भाई यहां पर क्या हुआ? यहां पर हमें 3 फिगर्स मिल गए हर एक एक्टिविटी से। ऑपरेटिंग का ये फिगर, इन्वेस्टिंग का ये फिगर और फाइनेंसिंग का ये फिगर। फिर मैंने आपको क्या बताया था? इन तीनों फिगर्स को हमें ऐड करना। इन तीनों फिगर्स को क्या करना है भाई? हमें प्लस करना। जब हम इन तीनों फिगर्स को प्लस करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है या वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो जरा देखते हैं भाई वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। 32,000 प्लस 20,000 कितना हो गया? 52,000 पॉजिटिव हो गया। इस 52,000 पॉजिटिव में प्लस माइनस करेंगे, प्लस का दिया माइनस, माइनस करेंगे 50,000 तो क्या आएगा? 2,000 पॉजिटिव आएगा ना भाई? करके देख लो आप, क्या आएगा? 2,000 पॉजिटिव। तो यहां पर मैं अब लिखूंगा 2,000 पॉजिटिव, मतलब उसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव है। लेकिन इसको लिखते क्या है हम लोग? क्या लिखते हैं भाई? अगर वैल्यू पॉजिटिव आई है तो इसे लिखना पड़ता है क्या? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। से ही बताया था भाई क्या लिखना पड़ता है इसे? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और इस नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में हमें प्लस करना होता है, ऐड करना होता है। क्या बताया था ना भाई? क्या ऐड करना होता है? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसमें ऐड करना होता है हमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। देखो जरा, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मतलब ओपनिंग कैश बैलेंस जो दिया है, कितना दिया? 10,000। तो इसमें ऐड कर दिया भाई अपन ने 10,000। तो ये बताओ 2,000 में 10,000 प्लस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी भाई? वैल्यू आएगी 12,000। अब अपन को ये देखना है क्या ये 12,000 क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश बैलेंस के बराबर हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। मतलब ये भाई अपना क्या है? ये अपना क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आ रहा है। तो हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 12,000 आ गया। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन
सही है, समझ आ रहा है क्या बता रहा हूं, फिर से सुन लो। अगर नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में अगर हम ऐड कर दें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को और उसको ऐड करने पे वैल्यू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बराबर आ जाए तो अपन ये मान लेते हैं क्वेश्चन सही है। तो भाई ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसका एक आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन को फिर से करके देखना। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी अपन आने वाली क्लासेस में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।